आज हम कक्षा 9 का चौथा अध्याय सांवले सपनों की याद पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन जी। जाबिर हुसैन जी ने प्रस्तुत पाठ 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के पश्चात लिखा था, जो एक संस्मरण विधा के रूप में है। संस्मरण विधा क्या होता है? जो किसी की याद में लिखा गया हो, किसी की याद में लिखा गया लेख। ठीक है। लेखक को सालिम अली की मृत्यु के बाद बहुत दुख हुआ था, इसलिए अपनी मनोस्थिति को उसने इस संस्मरण में लिखा है। मनोस्थिति मतलब अपने मन की स्थिति को इस संस्मरण में उन्होंने लिखा है। इसमें उन्होंने सालिम अली जी के महान व्यक्तित्व के बारे में बताया है। जाबिर हुसैन जी ने इस पाठ को सांवले सपनों की याद शीर्षक इसलिए दिया है क्योंकि उनका मानना था कि दुख व अवसाद कभी भी सुनहरा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने उसकी यादों को सांवले सपनों के रूप में कहा है। ठीक है। पाठ शुरू करने से पहले हम डॉक्टर सालिम अली के बारे में जानते हैं। डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली एक भारतीय पक्षी विज्ञानी, वन्यजीव संरक्षणवादी मतलब उनका रक्षा करने वाले वन्य जीवों की, पक्षी विज्ञानी जो पक्षियों के बारे में सर्वेक्षण करता हो, पक्षियों के बारे में की शारीरिक रचना, बाह्य रचना के बारे में जो जानकारी रखता हो, संरक्षणवादी और प्रकृतिवादी थे। डॉक्टर अली देश के पहले ऐसे पक्षी विज्ञानी थे जिन्होंने संपूर्ण भारत में व्यवस्थित रूप से पक्षियों का सर्वेक्षण किया, पक्षियों के बारे में जांच की और पक्षियों पर ढेर सारे लेख और किताबें लिखी। उनके द्वारा लिखी पुस्तकों ने भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने जो पक्षियों के बारे में लेख लिखे हैं, उन्होंने भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके कार्यों के अनुसार या उनके कार्यों को देखते हुए उन्हें भारत का बर्डमैन भी कहा जाता है। उनके कार्यों और योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें सन 1958 में पद्म भूषण और सन 1976 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया। सन 1947 के बाद वे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सबसे प्रधान व्यक्ति बन गए और भरतपुर पक्षी अभयारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने साइलेंट वैली नेशनल पार्क को बर्बादी से बचाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम कुछ शब्दों के अर्थ देखते हैं। गढ़ना, बनाना या निर्माण करना। हुजूम, जनसमूह या भीड़। वादी, घाटी। सौंधी, सुगंधित। सौंधी क्या होती है? सुगंधित। मिट्टी पर पानी गिरने से उठने वाली गंध। ठीक है। मिट्टी पर पानी गिरने से उठने वाली गंध या खुशबू। पलायन, दूसरी जगह चले जाना या भागना। नैसर्गिक, सहज या स्वाभाविक या प्राकृतिक भी बोल सकते हैं। नैसर्गिक, सहज, स्वाभाविक या प्राकृतिक। हरारत, उष्णता या गर्मी। आबशार, निर्झर या झरने। मिथक, प्राचीन पुराकथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करता है। ठीक है। प्राचीन पुराकथाओं, प्राचीन में जो कथाएं प्रचलित थी उनके तत्व, और जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ धारण कर लेते हैं, जो नई परिस्थितियों में नया अर्थ धारण कर लेते हों। शोक, चंचल, क्षति,
100 वर्ष का समय, क्षति 100 वर्ष का समय, शोक क्या होता है? चंचल। यह भी जाने प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली का जन्म 12 नवंबर 1896 में हुआ और मृत्यु 20 जून 1987 में। उन्होंने फॉल ऑफ ए स्पैरो नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है। तो सालिम अली की आत्मकथा का क्या नाम है? फॉल ऑफ ए स्पैरो, जिसमें पक्षियों से संबंधित रोमांचक किस्से हैं। जिसमें क्या है? पक्षियों से संबंधित किस्से हैं। एक गौरैया का गिरना शीर्षक से, एक गौरैया का गिरना शीर्षक से इसका हिंदी अनुवाद नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है। ठीक है, उस आत्मकथा का हिंदी अनुवाद। D.H. लॉरेंस, इस D.H. लॉरेंस, इनका वर्णन भी इस पाठ में किया गया है, इसलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। D.H. लॉरेंस 20वीं सदी के अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। उपन्यासकार, नोवेलिस्ट, उपन्यासकार। उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, विशेषकर प्रकृति संबंधी कविताएं उल्लेखनीय हैं। विशेषकर क्या लिखी है उन्होंने? प्रकृति संबंधी कविताओं का उल्लेख किया है। प्रकृति से D.H. लॉरेंस का गहरा लगाव था और सघन संबंध भी। ठीक है, वो भी प्रकृतिवादी थे, प्रकृति से उनका गहरा संबंध था। वे मानते थे कि मानव जाति एक उखड़े हुए महान वृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें हवा में फैली हुई हैं। वे यह भी मानते थे कि हमारा प्रकृति की ओर लौटना जरूरी है, यानी प्रकृति की रक्षा करना हमारे लिए बहुत जरूरी। अब हम अध्याय शुरू करते हैं। सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। यहाँ लेखक ने सालिम अली जी की शव यात्रा के बारे में बताया है कि सालिम अली ने जो पक्षियों के बारे में सपने देखे थे, जो खोज करनी थी, वो अब कभी पूरी नहीं होंगी, क्योंकि सालिम अली के साथ साथ वो सपने भी मौत की खामोश वादी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मौत एक निश्चित एवं कड़वा सच है। यह सुंदर दिखाई देने वाला संसार सांवले सपनों का एक समूह लिए सदैव मृत्यु की मौन वादी की तरफ आगे बढ़ता रहता है। उसको कोई रोक टोक नहीं सकता, क्योंकि यह सांसारिक जीवन नश्वर होता है। नश्वर अर्थात नष्ट होने वाला होता है। यही एक कड़वा सत्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भिन्न मतलब अलग है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। अर्थात सालिम अली उस समूह में सबसे आगे थे। जो उन शव यात्रा जा रही थी उसमें सालिम अली उस समूह में सबसे आगे थे। वे सैलानियों की भांति, सैलानी मतलब पर्यटकों की भांति की तरह अपने लंबे जीवन सफ़र के अनेक अनुभवों का बोझ उठाए हुए थे। यानी जीवन में रहकर, अपना जीवन जीकर जो उन्होंने अनुभव इकट्ठे किए थे जीवन से, उनका बोझ उठाए सबसे आगे आगे चल रहे थे। उनकी यह अंतिम यात्रा अन्य यात्राओं से अनोखी थी। क्यों थी अनोखी? क्योंकि वे इस यात्रा से कभी वापस नहीं लौट सकते। अब तक उन्होंने जो यात्राएं की थी, जो जीवन जिया था, वो उस यात्रा से दोबारा वापस आ जाते थे। लेकिन यह यात्रा उनकी ऐसी यात्रा थी जिससे कोई लौटकर नहीं आता। ठीक है, अब वे वन के उन पक्षियों की तरह प्रकृति में मिल रहे हैं
जो अपने जीवन का अंतिम गीत गाने के पश्चात मृत्यु की गोद में समा जाते हैं। ठीक है, अर्थात सालिम अली का शरीर भी मृत्यु के पश्चात प्रकृति में विलीन हो गया और अब उसे कोई लौटा कर नहीं ला सकता। ठीक है, कोई उन्हें अपने दिल की धड़कन देकर भी दोबारा वापस नहीं बुला सकता, अर्थात मृतक व्यक्ति को कोई भी पुनः जीवित नहीं कर सकता। आगे देखते हैं। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं, भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। अर्थात सालिम अली की तुलना वन के पक्षियों से की गई है। ठीक है, सालिम अली जी कहते थे कि लोग पक्षियों को मनुष्य के दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं, अर्थात पक्षियों को अपने लाभ की दृष्टि से देखते हैं, प्रकृति को अपने लाभ की दृष्टि से देख सकते हैं कि प्रकृति और पशु पक्षी हमारे लिए किस तरह उपयोगी हैं। वे उन्हें सहज और स्वाभाविक रूप से नहीं देखते। ठीक है, उसी प्रकार वह पक्षियों को भी अपने उपयोग की दृष्टि से देखता है। कौन देखता है? मानव। लेखक की दृष्टि में मानव का यह दृष्टिकोण सही नहीं है। ठीक है, लेखक मानता है कि मानव का यह दृष्टिकोण सही नहीं है। लेखक ने कहा है कि भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की मधुर आवाज़ रूपी संगीत सुनकर अपने हृदय में प्रसन्नता का फुहारा फूटता हुआ अनुभव कैसे कर सकता है। ठीक है, लेखक कहना चाहता है कि सालिम अली ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो पक्षियों की मधुर ध्वनि रूपी संगीत को सुनकर, ध्वनि मतलब आवाज़ को सुनकर अपने हृदय में प्रसन्नता का अनुभव करते थे। अन्यथा सभी व्यक्ति पक्षियों को अपनी उपयोगिता के रूप में देखते हैं कि प्रकृति की कौन सी चीज़ मनुष्य के लिए उपयोगी है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में अब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शौक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और कब दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाह में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंशी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे सब कुछ ही क्षणों में वो कहीं से टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? ये जो किस्सा हमने पढ़ा है ये वृंदावन और श्री कृष्ण जी के बारे में है। लेखक ने वृंदावन की पावन भूमि में आज भी श्री कृष्ण की लीलाओं व उनकी बांसुरी की मधुर तान की अनुभूति का वर्णन किया है कि आज भी अगर हम वृंदावन में जाते हैं तो आज भी हमें श्री कृष्ण की अनुभूति वहाँ पर मिलती है। हर शाम को सूरज छिपने से पहले उस उद्यान का माली जहाँ यह
बात प्रचलित है कि हर रात श्री कृष्ण वहाँ आते हैं और मुरली बजाते हैं। यह एक मिथक कहानी है, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है। लेकिन आज भी हर शाम को सूरज छिपने से पहले उस उद्यान का माली वहाँ घूमने आए हुए प्रत्येक व्यक्ति को वहाँ जाने से मना करता है। उसको देखकर ऐसा लगता है कि कुछ ही क्षणों में या कुछ ही पलों में श्री कृष्ण जी वहाँ अचानक आ जाएगा तथा उसकी बांसुरी के मधुर संगीत का प्रभाव आसपास के संपूर्ण वातावरण में छा जाएगा। लेखक प्रश्न करता है कि भला वृंदावन भी कभी श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रभाव से खाली हुआ है, अर्थात वृंदावन में सदैव श्री कृष्ण की बांसुरी का प्रभाव और श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रभाव हमेशा बना रहता है। ठीक उसी प्रकार लेखक यह बताना चाहता है कि सालिम अली इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन फिर भी उनके अचानक कहीं से आ जाने का भ्रम दिमाग में बना रहता है कि शायद वो अभी वापस आ जाएं। इसके साथ ही उसके सद्कार्यों का प्रभाव भी आज भी आसपास के वातावरण में निरंतर बना हुआ है। मतलब जिस प्रकार श्री कृष्ण को वृंदावन में बुलाया नहीं जा सकता, उसकी लीलाओं को बुलाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार सालिम अली की बातों को, सालिम अली के व्यक्तित्व को और सालिम अली द्वारा किए गए व्यवहार को बुलाया नहीं जा सकता और आगे आने वाले समय में भी इनको याद रखा जाएगा। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। मिथक क्या होते हैं? मतलब सुनी सुनाई कहानियाँ जिनके कोई प्रमाण नहीं मिलते, ऐसी कहानियों को मिथक कहा जाता है। तो मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र हम कमज़ोर शरीर वाले उस व्यक्ति पर डालते हैं जिससे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे, मतलब 100 साल की उम्र पूरी होने में थोड़े ही दिन बचे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो। ठीक है, तो क्या आशंका लगाई जा रही है कि लंबी यात्रा करते थे और लंबी यात्राओं की थकान के कारण थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया और उनकी मृत्यु हो गई और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनके मौत का कारण बनी हो। कैंसर के कारण उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। अर्थात लेखक ये बताना चाहता है कि सालिम अली जब तक कर सकते थे, जब तक मतलब उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, तब तक उन्होंने पक्षियों के लिए सारे कार्य किए। उन्होंने आजीवन तरह तरह के पक्षियों को देखने, उनके जीवन के विषय में जानने का प्रयास किया। अंतिम समय तक मृत्यु भी उनकी आंखों से वह रोशनी या उनका वह कार्य छीन नहीं पाई जो वो पक्षियों की खोज तथा उनकी देखभाल के लिए समर्पित था। ठीक है। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। उनकी आंखों पर चढ़ी हुई दूरबीन, मतलब जो बर्ड वाचर होते हैं उनकी आंखों पर दूरबीन रहती है, दूरबीन से वो पक्षियों का निरीक्षण करते हैं। तो उनकी आंखों पर चढ़ी हुई दूरबीन उसकी मौत के बाद ही उतारी गई थी। अर्थात सालिम अली ने जीवन भर पक्षियों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया। पक्षियों के प्रति उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता था। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं।
उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। सालिम अली के जैसा बर्ड वाचर शायद ही, या सालिम अली जैसा व्यक्ति शायद ही कोई दूसरा होगा, लेकिन एकांत क्षणों में, एकांत क्षण जब मतलब कभी वो अकेले रहते थे, तो उन पलों में सालिम अली को बिना दूरबीन के भी देखा गया है। दूर क्षितिज, क्षितिज जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई दे, तो दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ ऐसा जादू था। मतलब सालिम अली का व्यक्तित्व ऐसा था जो हर किसी को आकर्षित कर लेता था, अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था, जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेते थे। प्रकृति को भी वो अपने आकर्षण से बांध लेते थे। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में, सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय, प्रकृति की सुंदरता हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है, लेकिन सालिम अली का व्यक्तित्व ऐसा था कि वो प्रकृति को भी अपने प्रभाव में ले लेते थे। ठीक है, उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी हुई थी। मतलब उनकी नज़रों से अगर प्रकृति को देखा जाए तो प्रकृति में बहुत से रहस्यमयी चीज़ें छुपी हुई हैं, और इस रहस्य को जानने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत, बहुत प्रयास किया था।